नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। आज हम बात करेंगे मोदी लहर में कई राजनीतिक पार्टियां या तो डूब गई हैं या डूबने के करीब हैं। जनता की निगाहों में फिर से अपनी साख बचाने और बनाने की कोशिशों में कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं। इन्हीं कोशिशों का नतीजा ये है कि मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ओम प्रकाश चौटाला और HD देवेगौड़ा अब अपना सियासी चूल्हा साझा करने को बेकरार हैं। एक एक करके प्रदेश फतह करती जा रही बीजेपी को रोकने का यही बेहतर उपाय इन नेताओं को नजर आ रहा है। सवाल यह है कि पांच पार्टियों के इस एकता राग से देश की राजनीतिक तस्वीर कितनी बदलेगी। क्या नरेंद्र मोदी के बढ़ते कदमों को जनता परिवार की एकता रोक पाएगी? ये अहम सवाल है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के इरादे बिल्कुल साफ हैं। कांग्रेस मुक्त भारत और उसके साथ उन तमाम छोटी पार्टियों की प्रासंगिकता को ख़त्म करना जिनका राजनीतिक आधार या तो क्षेत्रीय है या फिर जातीय है। मतलब जनता परिवार के लालू प्रसाद से लेकर मुलायम सिंह यादव तक, ओम प्रकाश चौटाला से लेकर HD देवेगौड़ा तक, नीतीश कुमार से लेकर शरद यादव तक सब मोदी के निशाने पर है। इसलिए 24 साल बाद इन सभी नेताओं को जनता परिवार की एकता याद आई है। क्या है इस एकता का गणित? आइए एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उन्नीस 1990 के बिछड़े 2014 में मिले। 24 साल बाद एक होगा जनता परिवार। नहीं रहेगी मुलायम की साइकिल, लालू प्रसाद छोड़ देंगे लालटेन का साथ, नीतीश कुमार रख देंगे तरकश में तीर, चौटाला बदल देंगे पुराना चश्मा। लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और HD देवेगौड़ा, शरद यादव और ओम प्रकाश चौटाला अब अपनी सियासी खिचड़ी एक साथ पकाएंगे। एक पार्टी, एक झंडा और एक नेता। जनता परिवार की एकता का सियासी ड्रामा अभी आगे भी जारी रहेगा। इरादा जैसे तैसे सुरसा की तरह पैर पसार रही बीजेपी की बढ़त को रोकना है। सवाल ये कि क्या हम होंगे कामयाब की बात कहने वालों को एकता का मंत्र दोहराने भर से कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें एकता पर है, जिसकी पूरी पटकथा मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में लिखी जानी है। एक बनाना है और उसके बारे में सब चीजें बताएंगे नितिन जी। पार्टी का मुखिया कौन है? मुलायम सिंह जी को जिम्मा दे दिया है। क्या नरेंद्र मोदी के करिश्मे को महज जनता परिवार की एकता से खत्म किया जा सकेगा? कुछ ऐसी ही कोशिशें वाम दलों ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में की थी। तब उनके साथ देश की 17 पार्टियां थीं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वाम दलों के साथ मंच पर ये सभी नेता मौजूद थे जो अब जनता परिवार की एकता के साथ गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। वजह राजनीतिक अस्तित्व पर मंडरा रहा मोदी संकट हो या फिर एकजुट होकर देश में एक नई राजनीतिक पहल करने का इरादा, सारे नेताओं के जुबान पर एकता के बोल हैं। नहीं, नीतीश जी ब्रीफ कर रहा है ना, वो अधिकृत वही है, वो ले लीजिए वहाँ से। नहीं, हम लोग सांप्रदायिक ताकतों को दूर करने के लिए, मुकाबला करने के लिए जितने धर्मनिरपेक्ष दल है और लाइक माइंडेड है हम लोग, और ख़ास करके जनता परिवार के लोग, 2 दिन हम लोग बैठे और बैठ करके अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है कि आप सभी नेताओं से अलग अलग बात करके और आगे जो डेट आगे बने। इसके पहले काला धन और बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों के सवाल पर महाधरना हम लोग देंगे अभी 22 तारीख को यहाँ पर। जनता परिवार की एकता राग के पीछे कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहेगा।
पहला और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बात की गारंटी कैसे दी जाएगी कि अब की मिले हैं तो कभी बिछड़ेंगे नहीं, क्योंकि जनता परिवार का पूरा इतिहास आपसी महत्वाकांक्षाओं के टकराव और टूट का रहा है। सत्ता के लिए मुलायम सिंह टूटे थे, शरद यादव और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती में दरार के पीछे का किस्सा कुर्सी ही थी। देवगौड़ा ने अपनी राजनीतिक दुकान सत्ता पर काबिज होने के इरादे से ही खोली थी और चौटाला परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन बैठक के बाद जनता परिवार के नेताओं ने जिस एकजुटता का प्रदर्शन किया, उससे संकेत तो यही मिले कि पुराना सब कुछ भूलकर नई इबारत लिखने को वो तैयार है। उत्तर प्रदेश और बिहार में नरेंद्र मोदी का जादू कुछ ज्यादा ही चला था, इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव और बिहार के नीतीश कुमार के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है। लालू प्रसाद से हाथ मिलाकर नीतीश एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव फिलहाल अकेले हैं। नीतीश, लालू और चौटाला का साथ मोदी के मुकाबले उन्हें कितना मजबूत बनाएगा, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। ऐसी ही स्थिति बिहार की है। चौटाला और देवगौड़ा जैसे नेता नीतीश के लिए शायद ही वोट जुटा पाएं और बीजेपी को इन बातों का पूरा अंदाजा है। जनता परिवार की एकता पर बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, इसे सुनिए। बिहार और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता परिवार की एकता की असली परीक्षा होगी और उससे पहले ये सारे नेता एकजुट होकर महंगाई, काला धन, बेरोजगारी और धर्मनिरपेक्षता की परिक्रमा करेंगे। संसद में एकजुटता प्रदर्शित करने के कई मौके आने वाले हैं। क्यों ऐसे मामले संसद में लंबित हैं जिन पर जनता परिवार के नेताओं की राय अलग है? इस पर निगाहें रहेंगी कि महिला आरक्षण पर मुलायम और लालू प्रसाद की लाइन पर ये साथ चलेंगे या फिर नीतीश कुमार की। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो यह है जनता परिवार की एकता का गणित, जहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार में इस एकता की असली परीक्षा होनी है। बहरहाल इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज मौजूद हैं हमारे साथ कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के नेता राघवेंद्र दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और जल्द ही बीजेपी के नेता अशोक सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले राघवेंद्र दुबे जी से मैं जानना चाहूँगा, राघवेंद्र जी, इस एकता की जो बात ये हो रही है, एकता पहले भी कई बार लोगों ने देखी, लेकिन मिल के बिछड़ जाना और फिर मिलना, ये है, कहाँ तक चल पाएगा साथ ये? देखिए, राजनीति में ये सारा चलता रहता है कि कई बार बीजेपी की सरकार बनी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो तभी बहुत सारे दल मिले थे। इसके बाद वो दल वहाँ से हट गए, फिर दोबारा नए नए दल जुड़े। तो ये राजनीतिक है, जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं उस तरीके से सारे लोग, क्योंकि अब ज़रूरत है, जो जिस तरीके से तीसरे मोर्चे की अब बहुत आवश्यकता है, जिस तरीके से सांप्रदायिक शक्तियाँ सारी जगह अपनी पैठ बना रही हैं, जिस तरीके से जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे दल साथ आएँ जो धर्मनिरपेक्ष हैं, ऐसे दल साथ आएँ जो चाहते हैं कि देश में एकता अखंडता बनी रहे। इसलिए ये सारे दल जो है एक साथ होकर के तीसरे मोर्चे का गठन कर रहे हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में। तो इसका उद्देश्य ही यही है कि जो ये ताकतें जो पैर पसार रही हैं और वो ये देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है, इन लोगों को सही से जब सामूहिक शक्ति बनेगी तो उनको रोकने के लिए ये सारे दल एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सारे। चलिए, ठीक माना आपकी बात। अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। अशोक जी, जो जनता परिवार एकजुट हो रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, इस चुनौती को कितना गंभीर चुनौती मानते हैं आप? देखिए यूसुफ जी, ये भी समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, चूँकि इनका सोच सांप्रदायिक सेकुलर से ऊपर नहीं जा रहा है और ये जनता पार्टी जो ये बना रहे हैं, आप सोचिए इसमें है कौन कौन। बिहार से लालू प्रसाद यादव हैं जो जेल जा चुके हैं, चौटाला जी हैं जो अभी जेल में हैं, मुलायम सिंह जी हैं जिन पे आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई में चल रहा है, खुद उधर कुमार स्वामी हैं जो उनके बेटा हैं देवगौड़ा के, वो खुद उन पे बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं, और
इनके अपने अपने राज्यों में इनकी स्थिति क्या है। इनके पार्टी के येदियुरप्पा जी भी जेल जा चुके हैं, उनकी पार्टी के आप अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे लगता है कि नहीं बता रहे, मैं भी बता थोड़ा सभ्यता दिखाइए। आप बोलते रहिएगा जितना बोलना। येदियुरप्पा जी होंगे या आपके पार्टी के आजम खान जी होंगे, जो सांप्रदायिक चेहरा नहीं है, बड़े सेकुलर चेहरा है, वो विषय अलग है, जनता जानती है। देखिए है क्या, अगर मुलायम सिंह जी को अगर हम छोड़ दें उत्तर प्रदेश में जिनकी स्पष्ट बहुमत है, तो बिहार में आज नीतीश जी और लालू जी को दोनों का मिलने का एक ही कारण है कि दोनों जो है वो मोदी जी के और भाजपा से डरे हुए हैं। और जो कर्नाटक में है बाप बेटे के जो पार्टी है उनकी मतलब अपनी कुल मिलाकर लब्बुलवादी का आप इसको कुल मिला के ये है जी। कि इनके विचारधारा न तो लोहिया से मिलता है, क्योंकि लोहिया का विचारधारा जातिवाद का नहीं था, लोहिया का विचारधारा आपस में लड़के राजनीति करने का नहीं था। देखिए उस समय के जितने भी पॉलिटिशियन आए जिन्होंने अलग अलग पार्टी बनाई, चाहे उसमें से अभी हमारे साथ रामविलास पासवान जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी हैं या और लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जिस रूप से राजनीति में आए थे वो भटके। एक समय था जब लालू प्रसाद जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने बिहार से, तो वो रिक्शा पे बैठ के विधानसभा गए थे। और जब आज की स्थिति है कि वो जेलों में रहते हैं, अधिकतर मुकदमे चल रहे हैं, या जो भी देखिए, जैसे जयप्रकाश नारायण जी की बात कर लेने से नहीं होगा, लोहिया के आदर्श मानने से नहीं होगा, उनके जो कैरेक्टर है, पॉलिटिकल कैरेक्टर, वो बिल्कुल भिन्न है, जो उनसे मेल नहीं खाता। ऐसे लोगों का समूह बना है, तो आज के युवा इनको पसंद नहीं करता। आज के युवा डेवलपमेंट चाहता है, आज के युवा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहता है। राघवेंद्र आज जी, के युवा विकास राजनीति चेंज हो रही है, मुद्दे बदल रहे हैं, सेकुलरवादी और सांप्रदायिक ये बातें को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक नया फिनोमेना है कि डेवलपमेंट पे चुनाव हो रहा है, नौजवान है, तकनीक आ गई है। आपके नेता जो तस्वीर दिख रही है सामने, ये 20 साल पुरानी तस्वीर है, जो है सिर्फ वो है पहले बाल काले हुआ करते थे, आज बाल सफ़ेद हो गए हैं, इसके अलावा कुछ नया इसके अंदर देखिए मैं बताना चाहता हूँ, अभी जैसे उन्होंने बड़ी चर्चा करी लंबे कि संस्कृति और संस्कार की बात करने वाली पार्टी, जिसके केंद्रीय मंत्री ये कहें कि रामजादे की सरकार बनेगी, या फिर उसे कहना नहीं चाहिए सब, लेकिन इनको ये बताइए, अगर इनको वोट करे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा अगर किसी को वोट करेगा उसकी राय दूसरी होगी तो उसको गाली मिलेंगी। ये इनकी केंद्रीय मंत्रियों की सोच है। दूसरे गिरिराज सिंह, उनकी भी ड्यूटी वहीं लगाई गई। देखिए इन्होंने जानबूझ के उन लोगों की ड्यूटी लगाई कि वो ध्रुवीकरण करें, क्योंकि उनके बयान जो आए उससे यही स्पष्ट होता है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति चाहते थे। और ईमानदारी की बात, गिरिराज सिंह के यहाँ जब चुनाव के समय पैसे पकड़े गए थे, थाने में रिपोर्ट लिखाई, उन्होंने 1-2 लाख की ऐसी नौकर लेके भागा, वहां पता चला कि 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए और गहने बरामद हुए। तो ईमानदार तो ये है ही बहुत पूरे। येदियुरप्पा जी जेल ही जाके आए हैं, इन्हीं के पार्टी के हैं, अब केंद्रीय नेतृत्व उसमें भी पहुंच गए हैं राष्ट्रीय राजनीति। यूसुफ जी मैं जवाब देता हूं उनको पहले। ये सूप हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, उन्होंने सवाल ही नहीं पूछा आपसे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले। अब ये हम लोगों की बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री का, ये क्यों नहीं बताते कि आजम खान जी क्या क्या बोलते हैं? ये क्यों नहीं बताते कि मुलायम सिंह जी यहाँ क्या बोलते हैं, आजमगढ़ में क्या बोलते हैं? अब कम से कम आप लोगों की राजनीति पूरा देश देख रही है। हमारा मकसद वो पर्सनलाइज और नैतिकता की बात करते हैं। दुष्यंत जी खामोश है बहुत देर से, क्यों दुष्यंत जी? जैसे आप यहाँ किनारे हो गए बीजेपी और जनता परिवार की लड़ाई में, क्या केंद्र की राजनीति में भी कांग्रेस एकदम किनारे लग गई है? कोई सुगबुगाहट ही नहीं है, जनता परिवार एक हो रहा है। आप लोग चर्चा कर रहे थे, अच्छी चर्चा है, और ये दोनों दल एक सत्ता में है और एक प्रयास कर रहे हैं। ये लोग, आप लोगों ने कहा कि 24 साल पुरानी बात को, तस्वीर को दोबारा से पेश कर रहे हैं। अब अगर कोई एफर्ट्स कर रहा है तो उसमें क्या बुराई क्या है? अब मेरिट और डिमेरिट्स तो सभी चीज़ों के होते हैं, उनमें कुछ लोग हैं ऐसे जो अंदर रह के आए हैं। अगर वो अशोक जी कह रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? और अगर मान लो ये राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई इनके भी रह के आए हैं, तो वो बात तो है, वो कहेंगे तो वो भी कहेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें बात अच्छी है कि अगर हकीकत में ये इस बात के लिए आमादा हैं या ऐसा चाहते हैं कि देश में इस तरह की सामुदायिक ताकतों को रोकने के लिए अगर ये लोग आगे आ रहे हैं, और या खाली राजनीति करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो वो दुखद है। और अगर कांग्रेस इस कदम में साथ देगी, राजनीति खुद ही कह रहे हैं कि हम तीसरी पार्टी बनेंगे, पहली पार्टी बनने की बात नहीं कह रहे हैं। जो ये कह रहे हैं, ये आपके सामने ही कमिट किए हैं कि ये सामुदायिक ताकतों के खिलाफ है। अगर ये हकीकत में वही बात कर रहे हैं जो इनके जवान पे आ रहा है और मन में वही है, तो एक अच्छा कदम है। और लेकिन इनके साथ में क्रिमिनल्स भी हैं, अभी चौटाला साहब तो जेल में हैं, तो ये बात उन्होंने ठीक उठाई है। लेकिन दूसरी बात एक और भी है कि अगर ये उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं तो वो दुखद है। देश की जनता के भाग्य के ऊपर
इनको राजनीति नहीं करनी चलिए वो दुखद है। चलिए एक जो पहल हो रही है, इस पहल से क्या होगा, क्या इस राजनीतिक पहल से देश की दिशा और दशा बदलेगी, ये एक अहम सवाल है। और इसी अहम सवाल पर हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने बात की जेडीयू के सांसद अली अनवर से। आइए सुनते हैं अली अनवर का इस पूरे मामले में क्या कहना है। देश की सियासत में एक बड़ी हलचल पैदा करने की कोशिश और मोदी के खिलाफ एक मोर्चा या महामोर्चा कहें, 6 पार्टियों का विलय होगा। पार्टी का क्या स्वरूप होगा, मुलायम सिंह यादव के आवास पर आज बैठक हुई और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जेडीयू नेता अली अनवर साहब। अली अनवर साहब, एक कवायद, देश की राजनीति में हलचल पैदा करने की कोशिश, क्या देश की दशा और दिशा सियासत की बदल पाएगी? देखिए, एक सुखद घटना है। एक बिखरा हुआ परिवार एकजुट हुआ है। जनता समाजवादी परिवार जिस नाम से भी जो हो काम कर रहा था, पहले एक साथ थे और जब एक साथ थे तो सरकार बनी केंद्र में, तो ये लोग एकजुट हुए हैं। ये समय की भी मांग है और लोगों की भी इच्छा है, क्योंकि बीजेपी जिस अपने बहुमत पर इतरा रही है उसका पूरा का बहुमत 31% का, इसका मतलब 69% उसके खिलाफ है। तो 69% के ज़्यादा लोग, अगर आधा भी एक जगह हो जाते हैं तो बीजेपी पीछे चली जाएगी। तो और बीजेपी क्यों पीछे जाए? इसलिए कि बीजेपी मनमानी कर रही है, बीजेपी देश में जहर की खेती कर रही है, लोगों को तोड़ने की, समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है, संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो उसके खिलाफ ये वक्त की मांग है कि जितने भी समाजवादी लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, वो इकट्ठा हों। किसी न किसी रूप में ये तमाम दल जो हैं वो कांग्रेस के सहयोगी रहे हैं। अभी कांग्रेस की को किस भूमिका में देखते हैं? क्या कांग्रेस का साथ लेंगे? किस तरह से? क्योंकि एक बड़े विपक्ष की भूमिका या सत्ता पक्ष की भूमिका में जो है वो हमेशा कांग्रेस रही है और ये तमाम दल उनके साथ में रहे हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है ये उसका मामला है, लेकिन एक सेकुलर पार्टी वो है ना, कमज़ोर भी है तो एक सेकुलर पार्टी है। इनके तरह से दंगा फसाद फैलाने वाली पार्टी कांग्रेस नहीं ना है। तो इसीलिए अब विरोध हम लोगों का हो रहा है। साध्वी जो बयान दी है इनके मंत्री, तो उस पर सब लोग हम लोग एकजुट हैं। तो जो मुद्दे आएंगे जिसमें सब लोगों को एकजुटता दिखानी होगी वो भी होगा और हो रहा है। तो मोदी ने जिस तरह से देश को ठगा है उसी को लेकर ये लड़ाई जो है वो तमाम दल जो है वो एक स्वरूप में, एक रूप में और एक छतरी के नीचे आकर लड़ने की तैयारी में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़ के लिए। और ये थे जेडीयू सांसद अली अनवर, जिनका कहना है कि बीजेपी समाज में जहर घोल रही है और उसका मिलजुल कर मुकाबला करना ज़रूरी है। कांग्रेस को भी उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आज कमज़ोर है पार्टी लेकिन सेकुलर तो है और एक तरह से ये भविष्य में कुछ तालमेल हो इसकी एक गुंजाइश उन्होंने रखी है। अशोक सिंह जी अब बड़ा मुस्कुरा रहे थे इनका बात सुन के। देखिए शिव जी, जब कोई पहलवान पटका जाता है ना, कुश्ती लड़ते समय कोई गिर जाता है, तो वो ये नहीं कहता कि मेरी ताकत कमज़ोर थी, वो ये कहता ये कारण हो गया, वो कारण हो गया। जैसे किसी बच्चे को नहीं पढ़ना हो तो उसकी कॉपी खो जाती है, उसकी पेंसिल छूट जाता है, उसकी स्याही घट जाता है, फिर उसको कभी कभी शिक्षक पूछता है क्यों नहीं आए, तो कहता मुझे बुखार आ गया था। तो ये सब चीज़ें होता है। आप मुझे इनसे बताइए, इनका तो जनता दल यू की सरकार है बिहार में, कितने % वोट पे है? जब आदमी चुनाव लड़ता है तो सारी पार्टियां लड़ती है, उसमें 4 साल पुरानी सरकार है ना, तब तो बीजेपी के साथ बीजेपी चुनाव लड़ा था। तो अब जब इनको अलग देखिए हुआ लोकसभा 2014 से पहले बीजेपी के पास कितना वोट था? हम लोग आज चर्चा करने बैठे हैं जी गठबंधन पे और जनता पार्टी जो बना है। देखिए कारण क्या है, अब जहां जहां भी चुनाव हुआ, चाहे वो मध्य महाराष्ट्र में हुआ, चाहे हरियाणा में हुआ, आप देखिए क्षेत्रीय पार्टियां निपटती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर में जो कहाँ निपटे क्षेत्रीय पार्टी, मैं बता रहा हूँ आपको। महाराष्ट्र में तो शिवसेना बीजेपी, आप मेरी बात देख लीजिए, आप वहां देख लीजिए ना, वहां ऐसी पार्टियां थी 1990 के बाद आज तक कोई भी पार्टी 100 सीटों से ऊपर नहीं आई थी। ठीक बहुमत से थोड़े से कम पे हम आए। जनता चाहती है कि अब ये गठबंधन का जो दौर था
जो ये 1990 के बाद चला, ये अब इसको नहीं पसंद करती है, अनाज का युवा पसंद करता है। अब स्पष्ट बहुमत की सरकार चाहते, मजबूत सरकार चाहते और निर्णायक सरकार चाहते जो देश के विकास के पहिए को तेजी से चला सके। अब आप देखिएगा धीरे धीरे जम्मू कश्मीर का चुनाव आ रहा है, वहां पे भी यही होने वाला है। झारखंड में बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो भी खत्म होंगी। अब ये गठबंधन के दौर नहीं है, गठबंधन से देश उब गया। एक दौर था जो निर्दलीय जीता करते थे, किसी बाहुबली को टिकट दिया तो मान लिया जाता था कि ये सेफ सीट है, वो जीत जाएगा। आज के डेट में सबसे बड़ा बुरा हाल हो गया, जो बाहुबली लोग हैं उनका। आप कितने बड़े बाहुबली को दीजिए चुनाव हार जाते हैं, बहुत पैसे वालों को दिए चुनाव हार जाते हैं, साधारण से लोग जीतते हैं। आज की जो परिस्थिति है इसमें देश में, वो देश के युवा, देश के नौजवान, देश के जो लड़के लड़कियां हैं या जो बुजुर्ग हैं, देश को विकास चाहते हैं देश में। ये सब गठबंधन के दौर नहीं चलने वाला। ये तो गठबंधन का दौर तो खत्म हो गया, जो अशोक जी कह रहे हैं। जी जी, अभी ऑक्सीजन वाले लोग हैं। सुन लीजिए, दूसरा तो सुन भी लीजिए, आप बोलते रहेंगे फिर पश्चिमी। तो ये कह रहे थे अब गठबंधन का दौर तो खत्म हो गया है, और अब क्यों गठबंधन शुरू में किया था? अब इनका क्या है, तुक्का तीर बन गया। चुनाव के बाद पता चला कि दौर खत्म हो गया। इनका जो तुक्का था वो तीर बन गया, इसलिए ये बोल रहे हैं। गठबंधन तो इन्होंने भी किया, इन्होंने अपना दल जैसे उससे गठबंधन किया, सभी से किया, अपना दल से किया, इंडियन जस्टिस पार्टी को मर्ज किया, एलजेपी से किया। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि इन्हें पता था ये नहीं आ रहा। लेकिन जनता ने समर्थन दे दिया, क्योंकि जनता इनके, जहां तक ये बात कर रहे हैं कि ये पार्टियां खत्म हो रही। अभी उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी सीट जहां उमा भारती जीती हैं, और जहां ये सहारनपुर वगैरह में जहां बहुत ज़्यादा इन्होंने जो सांप्रदायिकता फैलाई, ये इनके बड़े बड़े नेता बहुत ताकत इन्होंने लगाई, उपचुनाव में हार गए। इसी तरीके से ये उत्तराखंड में हार गए। तो ये कहते हैं कि मोदी का जादू चल रहा है। मैं अगर एक लाइन में कहूँ कि ये मोदी का जादू नहीं था, अगर लोग कहें कि कांग्रेस के भ्रष्ट कुशासन से जनता बदलाव चाहती थी, वो एक इफेक्ट था। अगर जिस तरीके से ये कहते हैं मोदी, अगर ये बताए कि विकास के नाम पे आपने क्या कर दिया, बताइए विकास के नाम पे। जहां तक ये अभी कह रहे थे कि लोहिया के वो जो उनके सिद्धांतों पे चलने वाली हमारी पार्टी, जो प्रदेश की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी की, जहां किसानों के लिए मुफ्त पानी, कोई छोटी योजना नहीं है, जहां चिकित्सा मुफ्त है गरीबों के लिए, मिलती कहाँ है, अपराध भी मुफ्त है, लोगों की जिंदगी भी मुफ्त जा रही है, लोगों के क्या क्या स्थिति। सुनिए, आप एक उदाहरण श्रीमान जी नहीं बता सकते, विकास का नाम ले रहे हैं ना, विकास के नाम पे बताइए आपने 6 महीने में क्या कर पाए? एक चीज नहीं कर पाई। ये क्या है, बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी। काला धन वापस लाने की इन्होंने बात की, 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे। अब कह रहे हैं कि वो दोहरा कराधान प्रावधान, वो नीति आड़े आ रही है, अभी समझौता नहीं। कांग्रेस के टाइम पे तो आप कह रहे थे, तो नहीं कह, तब तो आप नहीं कह रहे थे, तब तो कह रहे हैं हम लाएंगे। इतना 100 दिन का टाइम भी दे दिया, तब आपको क्या पता नहीं था? हम नौसिया थोड़े ही थे। लेकिन सारी झूठ बात। पाकिस्तान इन पे आक्रमण डेली कर रहा है, इनका कहां से पाकिस्तान, चाइना इनके अंदर अतिक्रमण कर रहा है, इनका कहां दबाव बन रहा है? इन जो लोगों ने वोट किया वो सोच रहे थे कि इनके बदलने से सरकार जो बदलेगी तो जिस तरीके से पुरानी व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा और एक नई लहर आएगी, नौकरियां मिलेंगी और लोगों को रोजगार के अवसर बहुत मिलेंगे। लेकिन ये सरकार 6 महीने में ये बताए कि इन्होंने काम कौन किया? कह रहे विकास के काम हम करेंगे। अरे विकास करोगे कैसे? इनके जो अभी प्रधानमंत्री जो गोद लेने की योजना बता रहे हैं, आप कल्पना करिए, एक सांसद 1 साल में अगर 1 गांव गोद लेगा और 5 साल में अगर 5 गांव को भी आदर्श गांव बना दिया तो यहाँ तो 7 लाख से ऊपर गांव है, 8 लाख के आसपास गांव है। आप कैसे कर लोगे? कहां से बदल जाएगा भारत? तो आपको उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। चलिए ठीक, अशोक जी हम आएंगे, लौटेंगे ब्रेक के बाद बात करेंगे। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और इस न्यूज़ लाइन में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार वर्सेस जनता परिवार की।
इस राजनीतिक परिवार यानी जनता परिवार से बीजेपी को क्या असर, बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए बीजेपी नेता भारतेंदु सिंह से बात की हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने। आइए सुनते हैं क्या कहना है बीजेपी सांसद भारतेंदु का। मोदी के खिलाफ मुलायम सिंह के नेतृत्व में एक मोर्चा बनने जा रहा है, एक पार्टियों का विलय होने जा रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारतेंद्र सिंह। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो गठबंधन बनने जा रहा है, ये जो अगर पार्टियों का विलय होने जा रहा है, मुलायम सिंह को अधिकृत किया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से इस चुनाव के बाद टूट चुकी है और बहुत ही कम सीटें आई हैं और नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भी नहीं किसी व्यक्ति को दे पाए, क्योंकि 10% हाउस की संख्या लोकसभा या जहाँ भी हो सदन की संख्या का कम से कम 10% सीटें उस दल की होनी चाहिए। तो इस समय विपक्ष की बहुत ही बदहाली है। तो निश्चित रूप से यदि विपक्ष अब संगठित हो रहा है और उसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स बन रहे हैं जो कि अभी तक टूटे हुए थे मगर वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए एक अच्छा समाचार है। और सत्ता दल का भारतीय जनता पार्टी का एमपी होने के नाते और पुराना कार्यकर्ता होने के नाते जो भी देश के लिए स्वस्थ है और अच्छा है उसका हम स्वागत करते हैं। काले धन के मुद्दे पर इनका कहना है कि आप यू टर्न ले रहे हैं, किसान बदहाल हैं और ब्लैक मनी के अलावा काला धन है, बेरोज़गारी है, तमाम चीज़ें हैं। इन मुद्दों को लेकर 22 तारीख को जो है वो एक धरना भी दिया जा रहा है। उसके बाद पार्टी के अंदर जो है उसका क्या स्वरूप रहेगा इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है और ये पार्टी जल्द आपके सामने एक सशक्त विपक्ष के रूप में उभर सकती है। क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा, एक सशक्त विपक्ष होना शुभ समाचार है इस देश के लिए और जो भी देश के लिए अच्छा है वो भारतीय जनता पार्टी उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अस्तित्व का जो है इनको खतरा इन पार्टीज को महसूस हो रहा है और इसीलिए विलय करने के लिए जा रही हैं? निश्चित रूप से वो तो हो ही रहा है, इस वजह से ये विलय हुआ। मगर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा काले धन के बारे में जो आप कह रहे थे कि काले धन की जो पहली सूची जारी हुई है उसमें अधिकतर कांग्रेस नेताओं के नाम है और ज़्यादातर हमने राज भी इन्हीं का रहा है। तो इन्होंने अधिकतर जो धन बाहर गया हुआ है वो इन्हीं का गया हुआ है और ये इन्हें मालूम है कि आज नहीं तो कल इन्हें कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। ये केवल घबरा रहे हैं। वित्त मंत्री जी का बड़ा स्पष्ट जवाब था कि जिसने भी काला धन बाहर रखा हुआ है वो निश्चित रूप से वो घेरे में आएगा ज़रूर। कार्रवाई चल रही है, चालू है, जारी है और उसे बड़ी शीघ्रता से जो हम 6 महीने में कर दिए हैं ये 10 साल में नहीं कर पाए। अब क्योंकि कार्रवाई हो रही है तो ये घबरा रहे हैं, तो वो भी स्वाभाविक है। मगर निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई तेज़ी पकड़ सकती है, मगर इसे चाहे जितना ही ये हाय मचाएं सदन के अंदर या बाहर, मगर वो कार्रवाई रुकेगी नहीं। ये हमारा चुनावी वादा था। आपके लिए कितना बड़ा, मोदी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा, ये तमाम दल हैं, तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश आने वाली है? माननीय प्रधानमंत्री हर एक चुनौती को बड़ी गंभीरता से स्वीकारते हैं और उन्होंने कहा था जब उनने अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वो साल में 10 दिन और 15 दिन की छुट्टी लेते हैं और तो उन्होंने कहा था कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने तो 15 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली अभी तक। तो निश्चित रूप से इस पर तन मन धन से पूरा ध्यान से उनका काम में अपना पूरा एकात्म होकर काम करते हैं और निश्चित रूप से ऐसी कोई चुनौती नहीं है। विपक्ष को एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ है। तो भारतेंद्र सिंह का कहना है कि ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है और वो इसे नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि वो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। आने वाले दिनों के अंदर ये तमाम क्षेत्रीय क्षेत्रफल एक पार्टी के रूप में कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के सामने पेश कर पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़। ये थे कुंवर भारतेंद्र सिंह बीजेपी सांसद, जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी सक्षम है सब चुनौतियों का जवाब देने के लिए। बहरहाल कुल मिलाकर राघवेंद्र जी, जो ये जनता परिवार का कुनबा फिर एक बार इकट्ठा हो रहा है, इसको बीजेपी कतई सीरियसली नहीं ले रही है। तो
क्या इसकी अहमियत समझा पाएंगे आप? आज की तारीख में क्या अहमियत है? देखिए, बीजेपी वैसे भी नाटक करने में माहिर है। उनको पता है समाजवादी पार्टी अकेले इनको सक्षम है प्रदेश में घेरने, क्योंकि इन्हें पूरे भारत में घेरना। तो सफाया हो गया। अभी नहीं, देखिए उस टाइम लोग जिस तरीके से इन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति की, और उसी ध्रुवीकरण की राजनीति को हम रोकना चाहते हैं कि लोग, भारत के जो भोले लोग हैं, वो इनके झांसे में ना आए। राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने उठाया था। राम मंदिर का मुद्दा अब कहाँ है? हाशिम अंसारी और जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं ज्ञानदास जी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो ये बीजेपी के लोग हैं और जो बीएचपी के लोग हैं, ये चाहते ही नहीं है कि इसका निपटारा हो। उन्होंने 2010 दिसंबर 2010 में कोर्ट का जो फैसला आया, तो उन्होंने एक मॉडल पे काम किया, एक आम सहमति बनी दोनों पक्षों में, सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया, लेकिन इन लोगों ने उसमें अड़ंगा लगा दिया। अशोक सिंघल जी, विनय कटियार जी, ये अपना अपना श्रेय लेना चाहते हैं, सरकार का, बीजेपी के लोग बिल्कुल नहीं। जबकि ज्ञानदास ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो ठगों का एक समूह है, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया इन लोगों को। चलिए अशोक जी मेरे ख्याल में जवाब देंगे आपकी बात का। जी अशोक। देखिए, इन्होंने विनय कटियार जी, अशोक सिंघल जी का तो नाम लिया, लेकिन जो हाशिम जी ने कहा है उन्होंने सबसे ज्यादा कहा है तो आजम खां को कहा है। अब आजम खां समाजवादी पार्टी के नेता, ये राघवेंद्र दुबे बोल रहे हैं कि साहब विष्णु परिषद, विनय कटियार, हाशिम अंसारी बोलेंगे, आजम खां, अहमद बुखारी। देखिए मैं इन ज्यादा विषयों पे, क्योंकि इनके पास यही मुद्दा है और कुछ बचा नहीं है। ये घूम फिर के इनके पास 2 डायलॉग है। ये तो मुद्दा हमने तो पूछ लिया। आप 6 महीने का एक भी काम बता दें, भाई हम आपको बता रहे हैं ना, तो आपको मैं 1 घंटे गिनवाऊंगा। राघवेंद्र दुबे जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अब आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। अब आप सुन लीजिए, आपको बेचैनी क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने लोगों से कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। अब दरअसल लोग समझ गए गलत। अब कांग्रेस के कांग्रेसवादी लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। समाज के पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, ये दरअसल इसलिए व्याकुलता में है कि इनको लग रहा है कि अच्छे दिन कब आएंगे। हमने देश के लिए अच्छे दिन बोले थे, देश के जनता के लिए अच्छे दिन बोले थे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं के लिए अच्छे दिन नहीं बोले थे। वो देश से बाहर है, दिन के शुरुआत हुए हैं। वो लोग ये लोग देश से बाहर है, 125 करोड़ में लोग शामिल नहीं है। जी, इनका स्वभाव है ना, ये तो मछली के जीवन जीते हैं। सत्ता इनके लिए पूजा थी, सत्ता के बगैर रह नहीं सकते थे। जिस प्रकार से मछली को बाहर निकाल दीजिए, मछली अपने आप तड़प के मरने लगता है, जैसे ये सत्ता से 6 महीने के अंदर हुए हैं, अब ये बेचैन हो गए हैं। अब इनको लग रहा है किस तरह मैं वापस कूद जाऊं। अरे भाई, आपको अब तो 4.5 साल तक बर्दाश्त करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। अगर आप में क्षमता है तो आप रहिए। और जनता ने ताकत की बात कर रहे थे, मैं इसकी बता दूं। देखिए, ये है क्या? ये कोई ताकत वाली गठबंधन नहीं है। इसमें टीएमसी नहीं है, जिनका बंगाल में छत्रराज। चलिए आप नाम गिनाएंगे तो हो सकता है वो सब बीजेडी नहीं है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, इसमें जयललिता नहीं है। तो ये तो वो लोग हैं जो ये लोग तो खाली कारतूस वाले लोग हैं। इसमें तो इसमें खाली कारतूस वाले लोग हैं और खाली कारतूस से शिकार नहीं किए जाते। ये तो अपने अस्तित्व बचाने के लिए हैं और देश की जनता आपको देख रही है। आप चिंता मत करिए। अब आप दुष्यंत जी 5 साल तक सरकार चलेगी, उसमें आपको बता देंगे। मैं आप पे आना चाहता हूँ। क्या जो भी अशोक जी ने कहा कि साहब सब बेकार है, आई वॉश है, कुछ होने वाला नहीं है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या अकेले कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम है, जो कांग्रेस हर जगह बाद मार खाती जा रही है बीजेपी से? देखिए, वैसे ऐसा है कि जो अशोक जी कह रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी का पक्ष तो रखना है, तो वो बात तो ये कहेंगे। दूसरा, वो सत्ता में है तो उससे थोड़ा अपनी हौसला अफजाई अपनी स्वयं की भी करेंगे। तो मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि अगर ये पिछले 68 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो ये पहली बार सत्ता में आए हैं। और जो भाषा ये बोल रहे हैं, ये भाषा बोल रहे हैं कि 4.5 वर्ष तो झेलना ही पड़ेगा, तो बड़े गर्व की भाषा है ये। और ये देश की जनता का मिजाज भी भाई 65 वर्षों तक आपने जवाब नहीं दिया सर। इतने बेचैन हो रहे हो 6 महीने में। आप दूसरे 6 महीने में जब हाउस बैठता है जवाब मांगते हो, आप दूसरे को तमीज सिखाने की बात कर रहे हैं। थोड़ा सुन लीजिए जरा, मुझे बोलने, मैं तो बोला ही नहीं जब से आधे घंटे से। मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे तमीज से बताऊंगा आपको कि आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, एक और चीज सुनिए। एक तो आपने ये बोला कि 4.5 साल आपको झेलना है, तो इसका मतलब आप कुछ करके देंगे ही नहीं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप अभी भी चाहे आपके कितने ही सांसद है, आपका पूरा बहुमत है, लेकिन आप गठबंधन में हैं, तो गठबंधन का भी आप अपमान कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। और सरकारों की जहां तक बात है, अभी एक बात आ रही थी कि 15, अभी आप लोगों ने वादा किया, हर बात के लिए वादा आपने किया। आपने कहा महंगाई 100 दिन में कम कर देंगे। आपको बताया, राघवेंद्र जी भी कह रहे थे,
हमारे एंकर साहब भी कह रहे थे क्या 100 दिन में महंगाई कम हो गई, जब ये सीजन चल रहा है इस टाइम सब्जी का, और इस टाइम जो सुन लीजिए भाई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ या मैं चुप हो जाऊंगा बिल्कुल। 35 रुपए किलो अभी भी प्याज है, 35 रुपए किलो अभी भी आलू है, सीजन है, अभी भी गाजर 48 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। कई बार हम डिस्कशन कर चुके, लेकिन आज हमारा जो मौजू है महंगाई वो ये है कि क्या मोदी सरकार के खिलाफ जनता परिवार की जो एकजुटता हो रही है उसमें कुछ दम है या बिल्कुल नहीं है। देखिए वो जो अभी एक सांसद आए थे इनके, वो पढ़ी लिखी भाषा बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने सारी बातें गलत कही। उन्होंने एक ही बात ठीक कही, उन्होंने ये कहा कि अगर ये कोई गठबंधन बन रहा है तो चलिए वो ठीक है, पता नहीं कैसे भूल में कह गए या क्या कह गए। लेकिन एक बात हम बता दें आपको कि अगर सेकुलर फोर्सेस, अगर सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए अगर इस तरह का कोई दल आगे आ रहा है और ऐसा एफर्ट्स कर रहा है तो देश के हित में है, वो देश के हित में कांग्रेस साथ देगी उसका। देखिए वो साथ देना ना देना वो एक अलग मामला है, क्योंकि उसमें हम अपराधीकरण के खिलाफ हैं। अगर बाय द वे ऐसी कोई बात आई तो हम उसमें देखिए, क्योंकि हम आप हरियाणा में देखिए, अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री वो जेल में है, जेल में रहे पहले पूर्व मुख्यमंत्री, तो वो उसके अब ऐसे जो अपराधी लोग हैं हम उनमें से देखेंगे कि हम क्यों लालू प्रसाद यादव जेल में थे तो आपने उनकी पार्टी से गठबंधन कर लिया। वो उनके मुद्दे अलग थे, कोर्ट ने उनका कुछ डिसाइड किया, जो कोर्ट ने उनको डिसाइड किया है, तो वो फिर वैसे भी अभी तो वो लोग जो कह रहे हैं, हमारा तो बाद में आ रहा है, अभी तो वो लोग खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ वो तो अपना अलग दल बना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी चुनाव नहीं लड़ पाए ना, चुनाव के लिए अयोग्य करार दे दिया गया उनको। मैं आपसे ये कन्विक्टेड है, उनसे आपने लोकसभा में गठबंधन किया, लोकसभा चुनाव में। यूसुफ साहब ऐसा है कि भविष्य के गर्भ में है, इनको आने दीजिए, और जो ये कह रहे हैं क्या ये वो कर पाते हैं, अगर वो सही मतलब ये तो वो बात सहूलियत की राजनीति करेगा, जहाँ एक मिनट जिस राज्य में ओम प्रकाश चौटाला से आपकी सीधी लड़ाई थी, वहां तो आपने कहा कि साहब ये तो जेल में है और ये तो अपराधी है, और जहां कांग्रेस एकदम शून्य है बिहार में, वहां आपने उस पार्टी के अध्यक्ष से समझौता कर लिया, पार्टी से जिसका अध्यक्ष जेल में था। उसने हमने जो सामुदायिक ताकतें थी उनके खिलाफ हमने समझौता किया, और वो एक महागठबंधन बना था, उस महागठबंधन में हम थे, से भी कर लेते। लेकिन ये अपना एक अलग बना रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वो कांग्रेस के और बीजेपी से अलग एक तीसरा दल अपना बना रहे हैं जी, जो इनका अभी जो ये इनका जनता परिवार जो बन रहा है। मैं तो आपसे ये कह रहा था कि ये जो लोग ये आए हैं जीत के, जो भी ये सरकार आई है, ये लोग इनकी कथनी और करनी में अंतर है, लोगों को धोखा दे के आए, झूठ बोल के आए, और ये हकीकत है कि अभी इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया है। और कभी इंटरनेशनल पार्ट से लोगों को गुमराह करते हैं, कभी राज्य के लेवल पे गुमराह करते हैं, बस खाली एक जवानी खर्च जमा खर्च हो रहा है। कुछ काम दें, कुछ बात करें, ऐसा ना है कि वो किसी भी फील्ड में जो पॉलिसी है वो सारी हमारी पॉलिसी है। हम इसलिए चुप हैं कि हमें ये लग रहा है कि शायद पब्लिक ने ये माना कि इन पे अलादीन का चराग है, ये लोग आएंगे कुछ ऐसा करेंगे। तो कब तक चुप रहेंगे आप? नहीं, हम अंदाजा मतलब 6 महीने तो चुप रहे, आगे है अभी तक 1 महीना और 2 महीना 3 महीना। आप लोग जो हमसे यहाँ सवाल पूछते थे, आप लोग का अभी इन्हें टाइम ही क्या हुआ है जी? अब इन्होंने आज तो कहते 6 महीने तो हो चुके हैं। अब इनको 6 महीने टाइम हो गया, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि जी वो हमसे 60 महीने में दीजिए, हमसे 60, तो 60 महीने में से 5-6 महीने तो निकल गए। सॉरी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आप हमसे बड़ी जल्दी सवाल पूछ रहे हैं, आप तो 68 साल रहे, 60 साल रहे, 58 साल रहे, तो हमें तो क्या 58 साल इंतजार करेंगे सवाल पूछने के लिए? 6 महीने हो गए। अब देखिए, मैंने तो पूछा नहीं, समाजवादी पार्टी के बैठे लीडर, इन्होंने खुद पूछा। अब देश की जनता इनसे चाहती है कि भाई अब ये बताओ आपका 6 महीने का हिसाब क्या है, तो अब इनसे हिसाब मांगा जाएगा, जनता मांगेगी इनसे हिसाब। इन्होंने इनका जो मेन वो है, आप खुद बताइए, क्या इन्होंने ऐसे सब्ज बाग नहीं दिखाए जिनको ये कभी पूरा नहीं कर सकते? एक और बात, कौन सी लिस्ट इन्होंने डिलीवर की है? काले धन 100 दिन में काला धन लाना था, चलिए वो कौन सी लिस्ट डिलीवर? तमाम बातें हो चुकी हैं नहीं भाई साहब, बात तो हो चुकी, लेकिन वो बात दोबारा जब यहाँ से ये की जाती है, रिपीट की जाती है, एक मेंबर पार्लियामेंट बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं, तो अगला जो चुनाव होगा, बेसिकली ये जो भूमिका बन रही है जनता परिवार को एकजुट करने की, ये 2019 की भूमिका बन रही है। क्या कांग्रेस आज ये बात करने की पोजीशन में है कि 2019 का चुनाव कांग्रेस अपने दम पे अकेले लड़ेगी या गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाएगी? देखिए, कांग्रेस हमेशा से अपने दम पे चुनाव लड़ी है, कांग्रेस ने अकेले भी रूल किया है, लेकिन कांग्रेस ने अनावश्यक देश को नहीं, खाली 10 साल पहले की बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं। पिछली सदी में अपने दम पे रूल किया था। पिछली सदी तो अभी इस सदी में 13 साल ही तो हुए, कौन से आफत आई? पिछली सदी में भी और अभी आगे भी 15 साल पहले कांग्रेस पूरे मादे के साथ चुनाव लड़ेगी और अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की आखिरी बहुमत की सरकार 1984 में आई थी, राजीव गांधी 415 सांसदों के साथ। ठीक है,
नरसिम्हा राव जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब वो बहुमत की सरकार नहीं थी, वो अल्पमत सरकार थी। नहीं, वो बहुमत की हो गई थी सरकार, बाद में हो गई थी, वो कैसे हुई थी सबको पता है। नहीं, जैसे भी है उसमें एक सोच के लोग तो आए। अब इनकी सरकार में 2 ही सांसद थे, तो अब इनकी भी तो बहुमत में आई, तो ऐसा है, इस बात में ये करिश्मा है, ये जनता है, ये सब जानती है और सब देखती है। अब जनता इस बात का हिसाब लेगी भाई आप लोगों ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। तो जो कहा, अगर ये संतुष्ट है और आप लोग संतुष्ट हैं, अगर जनता संतुष्ट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जनता संतुष्ट नहीं तो उसी तरह से वापस भेज देगी। चलिए, जैसे और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि टर्म पूरा करें, क्योंकि लोग इन्हीं के बाइकॉट कर जाएंगे अगर ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। राघवेंद्र जी, जो बात हो रही जनता परिवार को एकजुट करने के लिए, आज अगर आप देखें पॉलिटिक्स का सिनेरियो अगर हम देखें तो यहाँ पार्टियों की से ज़्यादा व्यक्तियों की लड़ाई हो गई है चुनाव में, खासकर लोकसभा चुनाव में। 2014 का चुनाव मोदी वर्सेस कौन था, क्योंकि किसी दूसरी पार्टी से डिक्लेयर्ड कोई पीएम उम्मीदवार नहीं था। इस आप बीजेपी की स्ट्रेटेजी कहें, अमेरिका के पैटर्न का चुनाव कहें, एक स्ट्रेटेजी थी और वो स्ट्रेटेजी काम कर गए, मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक उसी तरह जैसे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी चेहरा थे और उनके खिलाफ कोई नहीं था कि कौन पीएम बनेगा, वो बन गए थे। अब जब जनता परिवार एकजुट हो रहा है तो सबसे अहम सवाल, जब भी जनता परिवार एकजुट होता है, वो होता है नेता कौन होगा। तो कौन होगा इसके अंदर नेता? मुलायम सिंह होंगे, शरद यादव होंगे, लालू यादव होंगे, नीतीश कुमार होंगे, देवगौड़ा होंगे। देखिए, अभी इस तरीके से जो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और जो और दल जो हैं समान विचारधारा वाले दल हैं, धर्मनिरपेक्ष दल हैं, सभी दलों ने अभी जो मुखिया हैं उन्होंने माननीय नेताजी को ये दायित्व सौंप दिया है कि वो उनसे बात करके और उनको इससे जोड़ें। आगे की बात है कि कौन उसका बाद में लीड करेगा, तो ये बात भी जब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाता है तो कौन लीड करेगा वो भी तय हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक कि बीजेपी के लिए क्यों इकट्ठे हुए, अभी आपको मैं बता दूं, जब यूपी में चुनाव हुए तो इन्होंने जिस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, आपने देखा होगा कई जगह दंगे फसाद शुरू हो गए। अभी आपने दिल्ली में भी देखा, यही हुआ, त्रिलोकपुरी में देखा, नरेला में और मुंडका वगैरह में कई जगह इन्होंने वही काम किया। इन्हीं के लोग, आरएसएस के लोग ये काम शुरू कर देते हैं क्योंकि इस चीज़ में ये माहिर है। और आप देखिए, ये हम कोई वैसी बात नहीं कह रहे हैं, ये हमेशा भावनात्मक मुद्दे उठाते हैं, भावनात्मक मुद्दों पर ही जनता को छलने का काम करते हैं। कोई भी, हम इसीलिए इनसे पूछ लेते हैं, आप बता रहे दुनिया की बात कर रहे हैं, अरे दुनिया की बात क्यों कर रहे हो, आप बताइए आपने किया क्या। चलिए, ठीक। अशोक जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि साहब जहाँ जाते हैं दंगे कराते हैं आप, सांप्रदायिक तनाव। देखिए आपके सामने लगाया। देखिए, मैं एक बात जवाब दूँ। देखिए, दुष्यंत जी ने बड़ी अच्छी बातें कही और चूँकि बात कहना भी चाहिए, आदमी जब पार्टी का कार्य करता है तो डिबेट पे बैठता है तो अपनी अपनी बात कहता है। इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव प्रणाली से होता है। लोकतंत्र में सही और गलत का फैसला जनता करती है। अभी हम चूँकि 6 महीने हुआ, हमारे सही काम या गलत काम जैसे भी रहे, हम गए जनता के बीच में, गए हरियाणा गए, महाराष्ट्र में गए, वहाँ का जो रिजल्ट आया हमारे पक्ष में आया। अभी हम जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, वहाँ का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के पार्टी के लोग क्या बोलते हैं, इनका अपना आईना है। अब जैसे ये कह रहे हैं सांप्रदायिक हम फैलाते हैं, आपको याद होगा जो मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ, उसमें सब लोगों ने देखा है कि जिस लड़की को छेड़ा गया था, जिसके भाई लोग थे, अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ होता और कानून सही काम की होती तो मुझे लगता है कि यहाँ एक समाज उठ के नहीं आता, वो समाज के नेतृत्व में नहीं आता और ये बात नहीं बढ़ती। जबकि दूसरे पक्ष में इनके जो अब आप एक बात सुन लीजिए, आप बोल रहे थे ना, अब आपके ताकतवर मंत्री थे आजम खान जी, उन्होंने फोन किया, और ये मेरा बयान नहीं है, हमारा कहना नहीं है, उस समय जो एसएसपी थे उनका कहना है कि उन्होंने कार्रवाई करने से रोका। एसएसपी ने कहा कि उन्होंने कार्रवाई करने से रोका। वहां का जो पता ही नहीं, एसएसपी अरे सुन लीजिए पहले, ना बिल्कुल वहां के सीओ ने भी कहा, देखिए जब आपको जानकारी निकाल सीबीआई आपके हाथ में जांच करा सीबीआई मेरे पास क्या नहीं है तो आप अरे भाई, अगर जब आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगे फैलाती है तो आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 100 से ज्यादा ऊपर दंगे हुए और तुष्टिकरण की राजनीति आपने की। आप करने वाले तो आप ही हैं, सरकार है ना, करने वाले तो आप ही हैं भाई। समाजवादी गिनती कितनी बड़ा, आप यही काम कर रहे हैं। तो क्या आपकी सरकार चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपकी सरकार को संभालना चाहिए ना, ये कैसे कर लेंगे? इसका मतलब कहना कि आपका लॉ एंड ऑर्डर में मैं कहना चाहता हूं, बदायूं कांड जब ये कांड हुआ, आपकी सरकार है, अगर भाजपा के लोग दोषी हैं तो आप उनको जेल में भेजिए। इतना हो हल्ला मचाया
कि उसमें प्रदेश सरकार की इन्होंने इतनी किरकिरी, इनको इतना नहीं हुआ कि वो मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। और जब अभी सीबीआई जांच हुई, अब सीबीआई जांच तो सीबीआई तो नहीं की है, नहीं तो ये आरोप लगा देते गलत जांच कांग्रेस की सरकार थी, आज आपकी सरकार है ना, सीबीआई का अभी रिजल्ट आया, आप जांच जो बीजेपी के लोग जेल भेज दिए। वो हमारा मौजू दरअसल क्या है कि मैं बताऊं यशु जी, ये जांच नहीं करा सकते क्योंकि जितने भी दंगे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं आजम खां के और इनके नेताओं का योगदान है, इसलिए एक भी दंगे पे ये जांच नहीं कराएंगे। तो इसका मतलब है कि आप लोग करते हैं, आप लोग केंद्र में आप बैठे हैं, करवा लें। अशोक जी सिर्फ आजम खां का योगदान है, योगी आदित्यनाथ का योगदान नहीं है, कोर भतेंद्र का नहीं है, संगीत सोम का नहीं है। आप उस पैटर्न को समझिए जिसमें आप संगीत सोम जी का नाम सुनिए, जिसमें आप संगीत सोम जी का नाम ले रहे हैं, योगी आदित्य जी का नाम ले रहे हैं या भतेंदु जी का नाम। योगी आदित्यनाथ ने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया चुनाव में, क्या उन्होंने लेना देना उनको। हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ी कि इस पे इस शब्द के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। आप देखिए ना जड़े कहां से, अरे जड़े आपका मंत्री, एक ताकतवर मंत्री जो मुख्यमंत्री क्या वो सुपर मुख्यमंत्री है, चुनाव में इन्होंने सुपर मुख्यमंत्री है, जिसके घर पे मुख्यमंत्री जाते हैं, जिनके घर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं और वो लगाम में नहीं रहता, उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उनकी पत्नी लोग कहाँ लगाम में रहते हैं को कहते हैं और आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री का ये कहना, जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने लोगों को कहा था कि रोजगार देंगे, जो उत्तर प्रदेश में सपना दिखाया था कि एक युवा मुख्यमंत्री है, बाहर से पढ़ा हुआ मुख्यमंत्री है और ये सही काम करेगा, आज उनकी स्थिति खराब हो गई है। और आप सोच लीजिए कि जो आप इनको सोच लीजिए कि आजमगढ़ की सीट इनको जबरदस्ती जीतना पड़ा, इनकी बहुत मुश्किल से जीत पाई। चलिए ये स्थिति हुई है, अभी भी संभल पाए तो समझ गए, अभी परिवार बचा है। अरे आपका परिवार बचा है, आप तो उत्तर प्रदेश की जनता से कहते थे कि अंतिम चुनाव में एक धक्का दे दो, एक धक्का दे दो। उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा धक्का दे दिया कि 80 सीट के बाहर चले चलिए जनता सब अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप गठबंधन बनाइए, इसमें भी बन जाए। हाँ दुष्यंत जी के अशोक जी मुझे माफ करें, हमारी आपकी इस विषय में डिबेट पहले भी हुई है, आप जो कह रहे हैं आपके हौसले की मैं दाद दूंगा। एक्चुअल जो मुजफ्फरनगर का जो दंगा था उसमें जो आपकी भूमिका थी वो सबके नज़र में थी, और एक SMS भी वहाँ MMS एक घूमा था जो क्या नाम है सेकंड्स में घूम गया, उसमें RSS की भी भूमिका दिखाई दी, बजरंग दल की भी थी, विश्व हिंदू परिषद की भी थी, और जो SSP की आप जिनकी बात कर रहे हैं बाद में उन्होंने डिनाई भी किया। आप ये नहीं कह रहे हैं SSP का बयान नहीं था, हाँ वो SSP का बयान नहीं था। दूसरा एक और चीज़ है, ये बात बिल्कुल आप जो 100 कुछ दंगों की बात आप कर रहे हैं इनके टाइम में, आप मैं उनका कोई पैरोकार नहीं हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है वो दंगे कौन से हुए हैं 100 कुछ, कहाँ दंगे इतने हुए हैं, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ जो 84 कोस की परिक्रमा हुई है, मंदिर का निर्माण आपने किया देशों को काट के, वो व्यक्तियों की हत्या पे, और वो फंड का भी पता नहीं है, वो फंड कहाँ है, पैसा कहाँ है, वो ईंट कहाँ है, 1 रुपया एक ईंट कहाँ है। लोगों को सांप्रदायिक गुमराह करने की बात अच्छी नहीं है। नहीं वो उस मुद्दे पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति में। अशोक जी ने पहले शुरुआत में कहा था कि भाई गठबंधन का दौर खत्म हो गया है, तो क्या आप अहमियत देखते हैं कि साहब जो ये एक नया मर्ज करके एक नई पार्टी बनाने की कोशिश? भाई साहब ऐसा है, मैं अगर आप मुझसे आप इसका जवाब चाहें तो गठबंधन का दौर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए खत्म नहीं हुआ है कि इनकी पार्टी खुद गठबंधन में, या तो ये बोलेंगे गठबंधन में केंद्र में सरकार नहीं है, तो मान के चल रहे हैं, कैसे क्या इनके यहाँ शिवसेना का गठबंधन नहीं है इनके साथ, क्या दूसरे दल इनके साथ नहीं है? 300 कुछ बन, इनके 200 कुछ हैं, 282 कितने इनके बन रहे हैं जो बीजेपी के सीधे हैं, बाकी 300 कुछ मिल गए इनके गठबंधन में। तो अगर ये उस बात को कह रहे हैं तो ठीक है, फिर प्रधानमंत्री गलत है, ये ठीक कह रहे हैं, इनकी पार्टी गलत। बाकी गठबंधन का दौर तो है, हाँ ये है, इसमें इनको एक फायदा हुआ कि इनको अकेले इनको उतनी सीट्स मिल गई हैं कि इनको किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं, सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। राघवेंद्र जी जो बात हो रही है 5 पार्टी हैं, भविष्य में कुछ और आ सकती हैं, लेकिन ये पार्टी सिर्फ जो पार्टियां हैं वो उनका एक महदूद दायरा है। देवगौड़ा जी सिर्फ कर्नाटक में है, नीतीश कुमार जी की पार्टी सिर्फ बिहार में है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, तो ये मिलके कोई बड़ी ताकत तो बनते नहीं है। देखिए ये तो अपनी अपनी ताकत से अपने अपने स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं।
देखिए, जहाँ बिहार बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, जहाँ से बहुत तो मैक्सिमम सीटें आ रही हैं। बिहार में मुलायम सिंह यादव के कहने से लालू प्रसाद यादव को क्या फायदा होगा, या लालू यादव के उत्तर प्रदेश में आने से क्या फायदा होगा? कि वोट तो बढ़ता नहीं है ना। देखिए, अपनी अपनी जगह अभी जैसे बिहार में नीतीश और लालू जी एक साथ हुए तो इनके राज्यसभा सीट जो थे ये हार गए वहाँ पे, क्योंकि गठबंधन ही का ये फायदा हुआ, नहीं तो वो नहीं वहाँ जीत नहीं रहे थे। दोनों इकट्ठे हुए तो वो जीत गए, तो ये गठबंधन का फायदा है। और दूसरी चीज़ है ये नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन का फायदा, जो कि दोनों एक ही राज्य की बड़ी पार्टी, एक ही राज्य की पार्टी है, उनकी ताकत मिल गई है। मेरा कहने का मतलब है कि नीतीश जी और लालू जी अगर मिल जाएं और मुलायम सिंह जी भी मिल जाएं तो ये दोनों ताकतें एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की पोजीशन में कहाँ हैं? देखिए, अभी क्या है, अभी ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, चाहे नीतीश जी हों या लालू जी, राज्य की ही बात कर रहा हूँ, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। वोट उसमें डाइवर्ट हो रहा था कि इतने % इनको मिला, इतने % इनको मिला। जब वो दोनों जुड़ जाएगा, जैसे अभी वो बता रहे थे कि 69% वोट इन पार्टियों को मिला है, इसके बावजूद ये विपक्ष में बैठे हैं, क्योंकि उस टाइम इनकी एकजुटता नहीं हो पाई। एकजुटता होती तो उसका फायदा मिलता। तो उस वक्त क्या ये मुद्दा नहीं था सांप्रदायिकता? देखिए, उस वक्त क्यों नहीं आप लोग जागे? तब भी था, हम लोग लड़े भी, हमने पूरी ताकत से लड़ने का काम किया। और पहले भी हमारी पार्टी ने हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बिल्कुल सख्ती के साथ, हमेशा, कभी नेताजी ने बिल्कुल भी इसमें वो नहीं किया कि इससे वोट बैंक पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जी दुष्यंत जी, आखिरी आपसे संक्षिप्त जवाब। जी प्लीज़। इसी पर नहीं, इसमें एक ही बात है कि अगर जो सामुदायिक ताकतें नहीं हैं और जो देश को सेकुलर लेके चल सकती हैं, देश को बांटे नहीं और दंगे फसाद ना कराएं, लोगों की भावना को समझें, देश की भावना को समझें और हकीकत में विकास के मार्ग पर लेके देश को चलें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग अगर इकट्ठे होकर चलें तो क्या अशोक जी, आप मानते हैं कि आपने पहले कहा था गठबंधन का दौर खत्म हो चुका है, तो क्या बीजेपी बस अब बाकी सहयोगी दलों को छोड़कर अकेले आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं एक बात और बताता हूँ, आप मुझे संक्षिप्त में आपने जो रिजल्ट देखे हैं जिन प्रदेशों में भी देखे, जो अब आ रहे हैं, हरियाणा में हमारी बिल्कुल अस्तित्व नहीं था, लेकिन वहाँ पार्टी को जनादेश स्पष्ट नहीं, वो हो चुका, आगे के बाद। और अब आप देखिएगा झारखंड में भी स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। झारखंड, जम्मू में तो चूंकि ऐसे एक वो है, ठीक, मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है सब बीजेपी का जो है वो अश्वमेध घोड़ा दौड़ रहा है, उसे कोई पकड़ने वाला भी नहीं है। बहरहाल तो आज की न्यूज़लाइन में तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो आज की न्यूज़लाइन में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।